कर रहे हैं हम संघवाद के चैप्टर से, क्योंकि 2 चैप्टर ने यूरोप में राष्ट्रवाद और सत्ता की साझेदारी का चैप्टर करा दिया है। ये हमारा 3rd चैप्टर है। इस 3rd चैप्टर का नाम है संघवाद। ये संघवाद का जो चैप्टर है, इस संघवाद के चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस संघवाद की जो थ्योरी है, ये थ्योरी में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो इसके लिए बनते हैं। संघवाद बना है इन 4 बिंदुओं से। 4 बिंदुओं में पहला बिंदु है संघों से मिलकर बना हुआ देश। संघों से मिलकर बना देश, पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आता है लिखित संविधान, आता है लिखित संविधान। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें तो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, और इसके बाद है शक्तियों का कवच। ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिसकी वजह से संघवाद का निर्माण हो, लेकिन चारों बिंदु किसी भी देश में होना और उसके बाद उसे संघवाद कहना ही सही है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि कुछ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट किसी एक देश के अंदर है और चौथा नहीं है, तो वह संघवादी देश नहीं है। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल भारत। कौन सा बच्चे? भारत। भारत के अंदर संघवादी व्यवस्था की बहुत सारी व्यवस्थाएं की कुछ क्वालिटीज, विशेषता तो है, लेकिन पूर्ण रूप से संघवादी नहीं है वो, इसलिए उसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। संघवादी नहीं, संघीय। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। अब सवाल ये उठता है कि यदि भारत संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है? क्वालिटीज देखेंगे संघीय व्यवस्था की, तो सबसे पहले क्वालिटी जान लो संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली? ये ली गई है कनाडा से। कनाडा देश से हमने भारत ने संघीय व्यवस्था को प्राप्त किया। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंदर भारत में कौन कौन सी क्वालिटीज है। भाई क्वालिटीज की बात करें तो पहली क्वालिटीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि संघों से मिलकर बना हुआ है। संघों से मिलकर बना देश। भारत देश जो है जो संघों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि अगर बात करें इसके अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन अगर इसके बाद बात करें इसकी दूसरी क्वालिटी की, तो इसमें दूसरी क्वालिटी की अगर बात करें तो वो है शक्तियों का विभाजन। क्या है बच्चों? शक्तियों का विभाजन। अब यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है वो यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में किया गया। कैसे? 3 अलग अलग भाग अगर बात करें तो 3 अलग अलग भाग इस प्रकार से हैं। एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग। इस टॉपिक में हमें ये जानना होगा कि ये तीनों जो सूची है शक्तियों के विभाजन के तौर पर भारत में बांटी गई। अब इसमें क्या जानना है कि संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाता है, जो कानून बनाने का काम है, कानून बनाना, तो यहाँ पर बनाता है केंद्र, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि आज की तारीख में बीजेपी है, वही गवर्नमेंट यहाँ पर संघ सूची के अंदर कानून बनाएगी। जैसे कि अगर आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दूं, प्रतिरक्षा। कौन सी? प्रतिरक्षा। जैसे कि हमें देखने को मिलता है रक्षा करने का काम, आर्मी जो होती है उसको किसके अंदर में रखा जाता है? उसको रखा जाता है केंद्र सूची के अंदर, मतलब कि सेंट्रल पॉलिसी के अंदर। लेकिन वही बात करें अब स्टेट लेवल से राज्य स्तर पर देखें तो राज्य के अंदर कानून बनाने का काम कौन करता है? वो करता है राज्य। राज्य सुरक्षा। अगर हम बात करें राज्य सुरक्षा की, राज्य सुरक्षा एक प्रत्येक राज्य के अंदर जो क्राइम होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनको पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। कौन करती है? पुलिस। अब ये जो पुलिस है यही राज्य सुरक्षा के अंतर्गत आती है। लेकिन
की बात करें तो संवर्धित सूची में आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, संवर्धित सूची हमने भारत ने जो ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि संवर्धित सूची किस देश से ली गई है। तो बेटा ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद जानना यह है कि इस पर कानून कौन बनाता है। इस पे कानून बनाने का काम होता है भाई केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर अपने कानून बनाते हैं। और इसके एक कुछ विषयों की बात करें तो इसके विषयों में जैसे शिक्षा होगी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि शिक्षा के तहत पूरे भारतवर्ष में एनसीईआरटी बुक को सपोर्ट किया गया है। ये कहा गया है कि एनसीईआरटी बुक पूरे देश में लगेगी। तो ये एनसीईआरटी बुक जो पूरे देश में लगेगी तो ये सेंट्रल पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी के तहत संवर्धित सूची के तहत बनाया गया कानून। जो उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा। अगर भारत के बारे में और अगर हम बात करें, भारत के बारे में अगर और बात करेंगे तो हमें 2 बिंदुओं को जानना पड़ेगा कि भारत के अंदर हमें विकेंद्रीकरण व्यवस्था मिलती है। कौन सी? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केंद्र से शक्ति का राज्य स्तर पर टूटना। राज्य स्तर पर टूटना। और अगर ये केंद्र से राज्य स्तर पर टूटती है तो शक्ति का विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर विभाजन अलग अलग तरह से होता है। जैसे केंद्र है सपोज दैट, तो ये राज्य स्तर पर अलग अलग तरह से टूटेंगे। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का एक और एक इम्पैक्ट बताता हूं आपको कि आपने भारत के अंदर त्रिस्तरीय शासन सुना होगा। त्रिस्तरीय शासन के बारे में बता देता हूं आपको कि त्रिस्तरीय शासन क्या होता है। त्रिस्तरीय शासन, इसके अंदर गवर्नमेंट जो बटी होती है वो 3 अलग स्तरों से बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ऊपर जिला सरकार, इसके बाद ब्लॉक स्तर और एट द लास्ट में ग्राम, जहां पर पंचायत आती है। क्या आती है? पंचायत। तो ये पंचायत का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? विकेंद्रीकरण का है। और ये विकेंद्रीकरण में इसी तरह समझना है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर एक शब्द और जानना है हमें, जिसका नाम है गठबंधन। क्या नाम है? गठबंधन। गठबंधन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ध्यान सुन लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करती है, तो वह गठबंधन सरकार होती है। और यह गठबंधन सरकार पूरी तरह से भाई किसी भी लेवल तक जा सकती है। 2 पार्टी हो सकती है, इसमें 2 से 3 पार्टी भी हो सकती है, ज्यादा पार्टी भी हो सकती है। लेकिन इनकी सरकार ठीक ढंग से चल नहीं पाती क्योंकि प्रत्येक नेता की अलग थ्योरी होती है, अलग सोच होती है और वह सभी नेताओं के साथ अपना भाई रिलेशन नहीं बना पाते और इसके बाद वो टूट जाते। इसलिए गठबंधन के बारे में जान लेना। ऐसा शासन जो 2 या 2 से अधिक पार्टियों 2 या 2 से अधिक पार्टियों का हो, उसे गठबंधन कहते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल सरकार आई थी सबसे पहले, तो वह 49 दिन चली। कितने दिन? 49। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का नाम AK-49 भी कहा जाता है। AK मतलब अरविंद केजरीवाल और 49 मतलब 49 दिन की सरकार, जिसमें उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी की, इन दोनों की मिश्रित गठबंधन ने दिल्ली को 49 दिन तक चलाया। 49 दिन की सरकार के बाद केजरीवाल सरकार ने भाई इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दोबारा इलेक्शन कराया, जिसमें फिर दोबारा बहुमत से आम आदमी पार्टी। ठीक है भाई, इस तरह से मैंने संवाद का चैप्टर आपके सबके सामने रखा। इसमें कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चों के तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अतुल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।